नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसका टाइटल है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से पहले वाले वीडियो में आपने देखा भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1919 में मैंने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो गठन 10 साल बाद जब ये गठन हो जाएगा तो ये भारत में जाएगा और भारत में जाके भारत की संवैधानिक स्थिति देखेगा, भारत में किस प्रकार से शासन चल रहा है और भारतीय लोगों की क्या डिमांड है। वहाँ संवैधानिक स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए इस आयोग का गठन किया जाना था। इस साइमन कमीशन जो 1927 में बना, इसका पूरा एक सिस्टम पहले ही 1919 के भारत शासन अधिनियम या यूँ कहें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में कह दिया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 1919 के अधिनियम को 10 साल हो जाएंगे तो एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा और वह आयोग भारत में जाकर वहाँ की स्थिति पता करेगा कि भारत में अभी और किन सुधारों की आवश्यकता है। 1919 के बाद 10 साल हो रहे हैं 1929 में पूरे। 1929 में आपके 10 ईयर पूरे होते उसको, लेकिन 2 वर्ष पहले ही वहाँ एक सरकार है कंजर्वेटिव पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी देखिएगा, जब भी आप भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो आपको 2 पार्टी मिलती है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी उस समय भारत के संदर्भ में उसका रवैया भारत के लिए बढ़िया नहीं था, जबकि लेबर पार्टी भारत को सपोर्ट करती थी। तो 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और उनको पता है कि हम चुनाव हार जाएंगे। जनरली आप जानते हैं कि जो सरकार होती है, चाहे राज्य में, चाहे उसको एक आइडिया होता है कि हाँ अगला इलेक्शन हम जीतने वाले हैं या नहीं। तो कंजर्वेटिव पार्टी को यह उम्मीद थी कि हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे, तो उन्होंने 1929 से 2 वर्ष पहले ही एक कमीशन गठित कर दिया। जब करना कब था? 1929 में गठित करना था। उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था स्टैनली बाल्डविन। स्टैनली बाल्डविन ये उस समय ब्रिटिश पीएम थे और इन्होंने क्या किया, एक कमीशन का गठन किया और उस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, और याद रखिएगा ये उदारवादी पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे। पूछा गया प्रश्न पीसीएस में। सर जॉन साइमन को इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। यानी कि जो कमीशन 1929 में जिसको गठित किया जाना था, उसको 2 वर्ष पहले ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने गठित किया नवंबर 1927 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्थिति पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का आयोग गठित किया, जिसे साइमन कमीशन नाम से जाना जाता है। जनरली आप देखते हैं जब भी किसी कमेटी का या आयोग का गठन होता है तो उसके अध्यक्ष के नाम पर ही उस कमेटी का नाम रख दिया जाता है। तो नवंबर में इसका गठन किया गया है, अध्यक्ष इसके सर जॉन साइमन है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इस कमीशन में एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। देखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? सर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। सर क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटिश पीएम थे जब भारत को आज़ादी मिली और भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और भारत में। ये सर क्लीमेंट एटली वर्तमान में जो बात हो रही है साइमन कमीशन के, इसके मेंबर हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में कि सर क्लीमेंट एटली भी साइमन कमीशन के मेंबर थे। ये बाद में जाकर ब्रिटिश पीएम बने हैं और ये पीएम कब थे? जब भारत आज़ाद हुआ। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश का पीएम कौन था, या जॉन साइमन कमीशन जब भारत आया तो ब्रिटिश का पीएम कौन था? स्टैनली बाल्डविन। इसमें पूरे मेंबर 7 थे। साइमन कमीशन में टोटल मेंबर्स की संख्या 7 थी और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इसका विरोध था और इसको श्वेत कमीशन कहकर पुकारा गया। श्वेत कमीशन कह के पुकारा गया, क्योंकि अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को गोरे कहा जाता था, गोरा कहा जाता था, तो श्वेत कमीशन कह के इसका विरोध किया गया। बहरहाल नवंबर 1927 में इसका गठन किया स्टैनली बाल्डविन ने। जनवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, मतलब चला, वहाँ से ब्रिटेन से चला
और 3 फरवरी 1928 को, डेट याद रखें, 3 फरवरी 1928 को तत्कालीन बम्बई या आज के मुंबई में ये पहुंचा और इसका पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। इसका विरोध लाहौर में भी हो रहा था, लाहौर में विरोध हो रहा था और लाहौर में भी साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे और लाहौर में इसके विरोध प्रदर्शन का जिम्मा था लाला लाजपत राय पर। लाला लाजपत राय आप सब नाम जानते ही हैं, पंजाब केसरी नाम से विख्यात थे। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दिया गया है ना, उनके सर पर कई सारी लाठियाँ मारी गई और बाद में उनकी डेथ हो गई। तो लाला लाजपत राय की डेथ कब होती है? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान होती है। तो बहरहाल हम अभी यहाँ आती है, ये थोड़ा सा इतिहास का मुद्दा था। तो साइमन कमीशन की स्थापना इन द ईयर 1927 नवंबर जनवरी 1928 में ये वहाँ से चला इंग्लैंड से और 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया। तो यही लिखा हुआ है फरवरी, ये आयोग जनवरी 1928 को इंग्लैंड से चला और 3 फरवरी याद रखें, कई बार पूछा गया प्रश्न, मुंबई पहुंचा। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया है ना। और क्या कहा गया? साइमन गो बैक, भारत में इसका विरोध किया गया। अब देखिएगा, साइमन कमीशन 1928 और 1930 के बीच कई बार भारत आया, भारत के लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद साइमन कमीशन ने 1930 में इंग्लैंड की संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। इंग्लैंड की संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की कि क्या क्या भारत में हमें करना है। तो आप समझ गए होंगे आप कि भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में जाकर वहाँ की स्थिति के बारे में पता करेगा, भारत के नेताओं से बात करेगा और उसी हिसाब से आगे ब्रिटिश सरकार काम करेगी। लेकिन 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन ने 1927 में नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया। टोटल मेंबर्स की संख्या 7 थी। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे जो कि उदारवादी अर्थात लिबरल पार्टी से थे। इसके अलावा भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश के जो पीएम थे वो इस समय इस आयोग के सदस्य, जिनका नाम था सर क्लीमेंट एटली। और जब ये कमीशन इंडिया आया तो उसका विरोध हुआ। ये कमीशन कई बार इंडिया आया और फाइनली 1930 में इसने इंग्लैंड की संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ये लिखा हुआ है कि साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसकी सिफारिशें निम्न थी। अब साइमन कमीशन ने क्या क्या रिपोर्ट दी है? तो सबसे पहली रिपोर्ट दी है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए। आपको याद होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। मैंने बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। क्या था वो? कि प्रांतों के जो विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। याद होगा आपको इससे पहले वाले वीडियो में। और प्रांत का जो गवर्नर होता था वो आरक्षित सब्जेक्ट उसके अंडर में रहते थे और हस्तांतरित विषय पर उस गवर्नर की परिषद काम करती थी। तो यही कहा साइमन कमीशन ने कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए और प्रांतों की जगह ऐसे केंद्र में लागू कर दिया जाए। ठीक है ना, केंद्र में लागू कर दिया जाए, आगे केंद्र में लागू होगा। तो सबसे पहला काम तो यही कहा था साइमन कमीशन ने कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए। राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए। दूसरी सिफारिश थी कि जो राज्यों में सरकारें हैं, जो प्रांतीय सरकारें हैं, उसमें जो गवर्नर है प्रांतों में और गवर्नर की जो परिषद है उसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए। इसका मतलब है राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए। ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना की जाए, यानी कि अब पूरे भारत का एक संघ बनाया जाए और उस संघ में सभी राज्यों को शामिल किया जाए। और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखा जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन कौन सा? 1909 में आपको याद होगा मिंटो और मार्ले, जब मार्ले मिंटो सुधार मैंने आप पढ़ाया था तो सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में शुरू किया गया था। तो साइमन कमीशन ने सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखने की सिफारिश की क्योंकि अंग्रेज भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालो और राज करो की नीति के तहत काम कर रहे थे। तो आपने देखा साइमन कमीशन के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपके सामने। आशा करता हूँ कि साइमन कमीशन से आसानी से आपका कोई प्रश्न किसी भी स्तर की परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। लेकिन साइमन कमीशन और भारत शासन अधिनियम 1935 के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें गोलमेज सम्मेलन हुए, नेहरू की रिपोर्ट हुई है, साइमन ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसके अलावा सांप्रदायिक पंचाट आया है, पूना पैक्ट आया है। ये सब चीज़ों को मैं आपको समझाते हुए तब भारत शासन अधिनियम 1935, हालांकि इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के बीच में जो भी मैटर है वो सारा इतिहास से संबंधित है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ समझ लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
और आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।